नमस्कार दोस्तों, मैं गोवर्धन दास और आज आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित श्री गौरव सोनी जी। गौरव सोनी जी, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। गौरव सोनी जी की RS 2013 में 259वीं रैंक है। वे अजमेर जिले से संबंधित है। तो गौरव जी, आपको बहुत बहुत बधाई राजस्थान प्रशासनिक सेवा में चयनित होने के लिए। आपके पिताजी क्या करते हैं? वो अभी बैंक सर्विस से रिटायर हुए हैं। अच्छा, और आपके माताजी? माताजी गृहिणी। आपके 10th क्लास में कौन से स्कूल से आपने 10th कक्षा की है? जी, राजकीय ओसवाल जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर से, और उसमें मेरे 82% 82% थे इनके। और ये गवर्नमेंट स्कूल से इन्होंने 10th क्लास पास की। और 12th में आपका क्या विषय था और कौन से कितने मार्क्स आए थे? आपके कितने परसेंटेज थे? 12th में साइंस मैथमेटिक्स थे, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, और उस दौरान मेरे मार्क्स थोड़े कम हो गए थे तो कुछ पर्सनल कारणों से। कितने परसेंट तो भी? उस समय मेरे थे 56%। 56% इनके थे। और 12th कक्षा भी उन्होंने सरकारी स्कूल से उत्तीर्ण की थी। उसके बाद में आपने BA किया या BSc? जी, मैंने डिप्लोमा किया था इंजीनियरिंग का, लेकिन चूँकि मैं स्नातक की डिग्री नहीं मिल पाई थी, इसलिए मैंने BA अलग से किया था। ओके, BA में आपके कितने परसेंटेज थे और BA कहाँ से किया आपने? BA राजस्थान विश्वविद्यालय से नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट के रूप में, और उसमें भी मेरे 56% मिल पाए। तो दोस्तों, गौरव सोनी जी कभी कॉलेज नहीं गए हैं और उन्होंने BA में कोई भी कक्षा जो है वो लाभ नहीं ले पाए, और इनके प्राप्तांक भी 56% है। उसके बावजूद भी इन्होंने मेहनत करके राजस्थान प्रशासनिक सेवा में स्टेट सर्विस 259वीं टॉपर की श्रेणी में इन्होंने अंक प्राप्त किए हैं। ये अजमेर जिले से संबंधित है। आपके इंटरव्यू के दौरान आपने काफी तैयारी की होगी, तो इंटरव्यू में अभी जैसे 2016 का इंटरव्यू चल रहा है, तो उन प्रतिभागियों को बताइए कि इंटरव्यू के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। इंटरव्यू आपके पूरे व्यक्तित्व का परीक्षण है। वहाँ पे आपकी पर्सनालिटी को परखा जाता है। इसके अलावा आपकी भाषा शैली समृद्ध होनी चाहिए। आपके पास अपने भावों को अभिव्यक्त करने के लिए एक उन्नत शब्दावली, और शब्दावली का एक समृद्धता होनी चाहिए, भंडार होना चाहिए, जिसमें आप हर आपके जो भावनाएं हैं, विचार हैं, उनको अभिव्यक्त करने के हर शब्द के पर्यायवाची आपके पास उपलब्ध होने चाहिए। जैसे कि आपको किसी प्रश्न का जवाब नहीं आ रहा है तो सॉरी अगर आपको बोलना है तो सॉरी बोलने के आपके पास कई तरीके आपके पास होने चाहिए। जैसे कि मेरे इंटरव्यू के दौरान मैंने कई प्रश्नों के जवाब मना करने के संदर्भ में मैंने कभी उनको सॉरी बोला, सर सॉरी सर। कभी मैंने क्षमा चाहता हूँ सर, मैं नहीं बता पा रहा हूँ, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, क्षमा चाहता हूँ सर, अभी नहीं बता पा रहा हूँ, माफ़ी चाहता हूँ सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, मैं इस समय रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह के विभिन्न शब्दावलियों के द्वारा मैंने इन शब्दों को अभिव्यक्त किया। इसका मतलब है गौरव जी के अगर इंटरव्यू के दौरान कुछ प्रश्नों के सवाल अगर आपको नहीं आ रहे हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं, आप सॉरी बोल सकते हैं। जी बिल्कुल, बेझिझक आप बिंदास होके सॉरी बोलिए। आपको नर्वस नहीं होना, यही आपकी प्रशासनिक एक कुशलता चेक हो जाती है कि आप विपरीत परिस्थितियों में घबराते तो नहीं है। आप इसको अन्यथा ना लें। सॉरी बोलना कोई गलत बात नहीं है। इससे ज़्यादा गलती वो है कि आप किसी प्रश्न का गलत जवाब दे रहे हैं, तो गलत जवाब देने से बचिए। बेझिझक आपको नहीं आ रहा तो क्षमा मांग लीजिए, माफ़ी मांग लीजिए और स्विच कर जाइए अगले प्रश्न पे, ताकि आपका समय भी जो है जाया ना हो। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि श्री गौरव जो सोनी है, इनको 2012 में भी बहुत ही अच्छे प्राप्तांक इनके प्राप्त हुए थे, और 2013 में भी बहुत अच्छे इंटरव्यू में मार्क्स इनको प्राप्त हुए। आप चाहो तो गौरव जी सोनी से आप व्यक्तिगत रूप से साक्षात्कार के लिए संपर्क कर सकते हैं। अभी वो संकल्प जयपुर के लिए इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में उपलब्ध है, और वहां पर भी वो क्लासेस ले रहे हैं और मॉक इंटरव्यू में शामिल है। आप चाहो तो उनसे वहां पर भी अभी मिल सकते हैं। तो गौरव जी, आप ये बताइए कि RS की तैयारी के दौरान आपने प्री के लिए कौन कौन सी बुक्स पढ़ी थी, और कैसे किसी को भी प्री क्रैक करना है तो उसे क्या करना चाहिए? RS प्री का चूंकि सिलेबस काफ़ी व्यापक होता है, क्योंकि तथ्यात्मक प्रश्न उसमें पूछे जाने की ज़्यादा संभावना होती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न होते हैं प्रश्न पत्र। तो आपको हर सब्जेक्ट का विभिन्न पुस्तकों से अध्ययन वहाँ
उचित है, जितना आप ज़्यादा से ज़्यादा तथ्यों को ग्रहण कर पाएंगे, क्योंकि ये प्री की रणनीति है। मेंस में इसका उल्टा होता है, मेंस में आपको न्यूनतम से न्यूनतम पढ़ना है लेकिन क्वालिटी मटेरियल पढ़ना है। तो प्री में आप किसी भी टॉपिक का विभिन्न पुस्तकों से, जिनमें जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और एनसीईआरटी की जो मानक पुस्तकें हैं उनसे आप पढ़ें तो आपके अच्छा रहेगा। इसके अलावा मार्केट में उपलब्ध विभिन्न गाइड जो पुस्तकें हैं उनका सहारा ले सकते हैं। फेसबुक इंटरनेट पे पेजेस आजकल बने हुए हैं, तो आप इंटरनेट और ऑनलाइन सुविधाओं का भी उपयोग ले सकते हैं। एक बात जरूर कहना चाहूँगा कि आजकल जो पैटर्न है वो करंट पे ज़्यादा फोकस हो गया है, तो आप जो वर्तमान में जो मुद्दे चल रहे हैं उन पर अपनी विचारधारा मजबूत बनाने के लिए जो करंट मैगजीन्स हैं, जिनमें राजस्थान में क्रोनोलॉजी नाम से एक मैगजीन आती है पतली सी, वो काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा मूमल है, वागीशा है। इसके अलावा भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी लेने के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल मैगजीन है, इनका अध्ययन कर सकते हैं। इसके अलावा चाहें तो और भी दिल्ली से कई अच्छे संस्थानों की मैगजीन्स प्रकाशित होती है, उनका भी अध्ययन यहाँ उपादेय हो सकता है। अच्छा गौरव जी सोनी, आप बताइए, आप कई बार मेंस की परीक्षाएं जो उत्तीर्ण कर चुके हैं, मेंस के लिए क्या रणनीति होनी चाहिए? कोचिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? रिटन स्किल का क्या महत्व है? दिनचर्या इसमें क्या होनी चाहिए? टाइम मैनेजमेंट को इसमें कैसे बेहतरीन करें? मुख्य परीक्षा का पूरा दारोमदार आपकी लेखन शैली पर ही निर्भर करता है। यदि आपकी लेखन शैली, अभिव्यक्ति एक प्रभावी होगी तो ही आप उच्च रैंक प्राप्त कर पाएंगे। अब इसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है आप लेखन शैली का अभ्यास निरंतर करें। बारंबार अभ्यास के द्वारा ही आप अपनी लेखन शैली को समृद्ध बना सकते हैं। मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए आप एक काम जरूर करें, क्योंकि आपका चौथा पेपर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज का है, तो भाषा समृद्ध होने के लिए आप एक काम कर सकते हैं, निबंध लिखने का अधिकतम अभ्यास करें। यदि आप निबंध लिखना सीख गए तो आप कई सारे जो बड़े प्रश्न होते हैं, जो 20 नंबर के जो होते हैं या 100 शब्दों वाले जो पैटर्न है, उसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है। इसके अलावा निबंध तो अपने आप में है ही, हिंदी का और इंग्लिश का। इसके अलावा मुख्य परीक्षा में आपकी विश्लेषण क्षमता और संश्लेषण क्षमता दोनों का परीक्षण होता है, तो आप किसी भी विषय को उसके विभिन्न आयामों में खोलने का और उन विभिन्न आयामों को पुनः संग्रहित करते हुए एक सारभूत बात निकालने का जो अभ्यास है, ये अगर आप करें तो निसंदेह रूप से आप कामयाब होंगे। और इसके लिए दो तरह के जो बड़े प्रश्न हैं हिंदी में खुद, एक है पल्लवन और एक है संक्षेपण। यदि आप इन दोनों का भी अगर अभ्यास करते हैं तो आपकी लेखन शैली काफ़ी समृद्ध हो जाएगी और आप अपने शब्दों को दोनों माध्यमों से, दोनों आयामों में अभिव्यक्त कर पाएंगे। किसी बड़ी बात को संक्षेप में कहना जो आपको 20 शब्दों वाले प्रश्न हैं उनको सॉल्व करने में मदद देगा, और किसी छोटी बात को उसके विभिन्न आयामों में खोल के उसको व्यापक रूप देना, ये आपको बड़े प्रश्नों के जवाब देने में आपकी मदद देगा। तो ये दोनों आपको तरीके आने चाहिए। अच्छा गौरव जी सोनी, ये बताइए कि टाइम मैनेजमेंट किस प्रकार से करना चाहिए? दिन को पढ़ना चाहिए, रात को पढ़ना चाहिए मेंस के दौरान, या फिर कोई ऐसा जब मन करे तब पढ़ना चाहिए? ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? इसमें दो बातें इंपॉर्टेंट है। पहली तो अनुशासनबद्धता। यदि आप अनुशासित रहेंगे तो आप बहुत जल्दी अपना मुकाम हासिल कर लेंगे। जो लोग लेट हो जाते हैं, या कह लें जैसे मेरे साथ हुआ, मैं एक अटेम्प्ट में पास कर जाता यदि मैं अनुशासित रहता। मैंने अनुशासनहीनता की बड़ी कीमत यहाँ चुकाई। तो केवल एक संदेश देना चाहूँगा, यदि आप नियमबद्ध समयबद्ध तैयारी करेंगे, आप एक टारगेट ले लें कि आज मेरे को ये टॉपिक कवर करना है, आज मेरे को इतना पढ़ना है, आज मेरे को ये निबंध लिख के दिखाना है, तो आप समयबद्ध चलेंगे तो निश्चित रूप से समय पे पूरा सिलेबस भी कवर कर पाएंगे, उसका रिवीजन भी कर पाएंगे और अपने आप में कॉन्फिडेंस फील करेंगे। बाकी आपकी चॉइस पर निर्भर करता है कि आप रात के समय ज़्यादा कंफर्टेबल हैं या दिन के समय। लेकिन फिर एक आपको संदेश देना चाहूँगा, चूँकि एग्ज़ाम आपका दिन में होने जा रहा है, तो आपको उस पर्टिकुलर जो एग्ज़ाम टाइमिंग है, जैसे सुबह 9 से 12 का एक शिफ्ट होती है और दोपहर 2 से 5 की शिफ्ट होती है एग्ज़ाम की, यदि उन टाइम के दौरान ही आप एक टेबल मैच पे बिल्कुल उसी रूप में, उसी अनुरूप एक मॉक टेस्ट आप अपना लें, तो आपको उस जो तरीका है उसकी आदत पड़ जाएगी और आपको अजीब नहीं लगेगा। एग्ज़ाम सेंटर पे जो हॉल में आपको बिल्कुल अपनेपन सा लगेगा, एक नॉर्मल रूटीन अभ्यास वाली बात लगेगी। क्या आपने ये टेस्ट मॉक टेस्ट दिए थे या फिर कोचिंगों में टेस्ट दिए थे? जी बिल्कुल, आप ज़्यादा से ज़्यादा लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देंगे तो आपके लिए लाभदायक होंगे। ना केवल टेस्ट वरन हर स्तर पे, चाहे आप प्री के टेस्ट लें, चाहे मुख्य परीक्षा में लेखन के लें,
और चाहे आप इंटरव्यू में मॉक लें तो जितने अधिकतम आप प्रयास करेंगे उतना ही आपके लिए उपादेय होगा। अच्छा, ये बताइए गौरव जी, क्या कोचिंग करनी आवश्यक रहती है या बिना कोचिंग के ही हम आरएस अधिकारी बन सकते हैं? ये थोड़ा सा सवाल एक अलग तरीके का इसलिए कि मैं ये कहना चाहूँगा कोचिंग के बिना भी बन सकते हैं, लेकिन मजबूरी ये है कि आपको सटीक गाइडेंस अगर मिल जाए तो बहुत बेहतर होगा। वो जो है ना गाइडेंस वो मिल नहीं पाती है। अक्सर ग्रामीण पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों के साथ ये समस्या है कि उन्हें सही मार्गदर्शन, सही पुस्तक मटेरियल इत्यादि नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। तो आपका जो एक्स्ट्रा प्रयास है उस समय को बचा देता है कोचिंग। फिर भी आप चाहें तो सीनियर्स की मदद ले सकते हैं। आजकल ऑनलाइन फेसबुक पे कई सारे जो सीनियर सेलेक्टेड ऑफिसर्स हैं उनके पेजेस हैं, उनके आप उनसे मदद मांग सकते हैं। वो आपको सटीक रणनीति बताएंगे। आप घर पर भी जो चुनिंदा पुस्तकें हैं, जो उन्नत पुस्तकें हैं, जो मानक पुस्तकें हैं, उनको लेके अखबारों का नियमित अध्ययन करके, करंट से अपडेट रह के, इंटरनेट इत्यादि के माध्यम से आप सेल्फ लेवल पे भी अचीव कर सकते हैं। और अंततः ये होता ही है, आप चाहे कोई भी कोचिंग ज्वाइन कर लें, उसके उपरांत भी आपको जब तक आप सेल्फ मेहनत नहीं करेंगे, अपने लेवल पे अपने प्रयास नहीं करेंगे, तब तक आप सफल नहीं हो सकते। इसलिए जो है अपनी सेल्फ मोटिवेशन और सेल्फ प्रैक्टिस का कोई तोड़ नहीं है। अच्छा गौरव जी, ये बताइए कि आजकल का जो युवा है वो ज़्यादातर बेरोजगारी की समस्या से त्रस्त है। आप ये बताइए कि आप काफ़ी समय से आप अनएम्प्लॉयड रहे हैं, उसके बाद में आपने अचानक से अपनी मेहनत को जैसे रंग लाई आपकी और आप एक आरएस अधिकारी बने हैं, तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देंगे जो आपकी तरह संघर्ष कर रहे हैं अभी वर्तमान में? ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है आज के दौर का। और चूंकि गला काट प्रतिस्पर्धा का युग है, हर व्यक्ति टैलेंटेड होता चला जा रहा है और मेहनत प्रयास सभी कर रहे हैं। हर व्यक्ति चाहता है कि वो उन्नति हासिल करे। तो प्रतिस्पर्धा के इस दौर में निश्चित रूप से तुरंत सफलता मिलना कठिन हो गया है। और आरएएस जैसे या इस तरह के उन ऊंचे पद पे आप पहुंचना चाहते हैं तो ये इस तरह से है कि ताजमहल बनाना, आपको ध्यान होगा 22 वर्ष लगे थे शाहजहां को ताजमहल बनाने में। तो कहते हैं कि एक अगर छोटा मोटा मकान बनाना होता है तो साल 6 महीने में बना सकते हैं, लेकिन ताजमहल बनाना हो तो निश्चित तौर पे 22 साल जैसा समय लगता है। तो इस परीक्षा में, और आजकल जो परीक्षा के पैटर्न हो गया है, प्रणाली हो गई और समस्याएं जो कोर्ट में रिट लगती है, संशोधित परिणाम आते हैं इत्यादि, कई सारी चुनौतियां बीच में उत्पन्न हो गई आजकल। तो इन सबको मद्देनजर रखते हुए हर व्यक्ति को मैं ये संदेश दूंगा कि वो धैर्य का दामन कभी ना छोड़े। कई बार ऐसा मौका आएगा कि आप निराशा के गर्त में फंस जाएंगे, आपका साथ आपके रिश्तेदार, घर परिवार वाले, मित्र इत्यादि भी छोड़ देंगे। तब भी आपको उस चाहूं और जो घना अंधियारा उसमें अकेले चलना है। अपने हाथ में एक दीपक रखना है, वो दीपक आप खुद बने। महात्मा बुद्ध ने कहा आपका दीपो भव है, एकलव्य की भांति, जिसका गुरु ने भी साथ नहीं दिया लेकिन उसने स्वयं ने ठान रखा था। तो आप ठान लेंगे तो जीत जाएंगे और मान लेंगे तो हार जाएंगे। तो निश्चित आपको करना है कि ठानना है या जीत। दोस्तों, गौरव जी सोनी का जो संघर्ष में जीवन है वो भी अपने आप में युवाओं के लिए एक आदर्श है। और राजस्थान का ऐसी कोई प्रतिभागी नहीं है जो गौरव जी सोनी को नहीं जानता हो। ये अपने आप में एक आदर्श व्यक्तित्व है। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अजमेर के सभी शिक्षण संस्थाओं में ये गाइडेंस भी करते हैं, सभी युवाओं को मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं आरएस के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं आरपीएससी के, उन सभी के लिए। और दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि अभी गौरव जी सोनी संकल्प में उपस्थित है इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में। तो आप चाहो तो जयपुर में व्यक्तिगत तौर पे जो रहते हैं वो भी इनसे संपर्क कर सकते हैं और इनसे सलाह ले सकते हैं। तो गौरव जी, मैंने सुना था कि आपने इंटरव्यू बोर्ड में भी कोई शायरी बोली थी, वो शायरी हम भी सुनना चाहेंगे और उसका क्या इम्पैक्ट रहा था वो भी बताइए। जी बिल्कुल। यदि आप अपने इंटरव्यू को रोचक बना पाते हैं किसी माध्यम से, किसी तरीके से, ये आपके हाजिर जवाबिता पर निर्भर करता है। वहाँ के माहौल और परिस्थिति को आप जज करते हुए किस समय क्या बोलना चाहिए, ये अगर आपको ध्यान हो। मेरे साथ हुआ ये था, जो इंसिडेंस है, मुझे ये पूछा गया था कि आप कोर्स की किताबों के इतर और क्या पढ़ते हैं। तो मुझे एकदम कुछ सूझा नहीं था। तो यहाँ मैंने एकदम, मुझे नेशनल बुक पढ़ ही रहा था, तो मेरे मुंह से निकला, सर मैं मोटिवेशनल बुक्स और पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स पर किताबें पढ़ता हूँ और इंटरनेट से भी मैं आर्टिकल पढ़ लेता हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि अभी कौन सी बुक पढ़ी हाल ही में। तो मुझे एकदम वो रहस्य नाम से एक बुक है जिसकी लेखिका रोंडा बर्न है, मुझे उसका नाम ध्यान आया क्योंकि उसका वीडियो भी मैंने थोड़े दिन पहले देखा ही था यूट्यूब पे। तो मैंने उसका नाम लिया। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपने इस पुस्तक में क्या पढ़ा, क्या पाया। मैं उनको बताने लगा कि सर इसमें आजकल
लॉ ऑफ अट्रैक्शन की थ्योरी चल रही है, इत्यादि इत्यादि। जितने में वो जो बोर्ड मेंबर थे उन्होंने मुझसे पूछा आप पिन पॉइंट बात बताइए, सटीक सार बात। तो मेरे मुंह से अचानक एक डायलॉग निकला कि सर यदि किसी चीज को पूरी शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात उसे आपसे मिलाने के षड्यंत्र में लग जाती है। अब ये उस समय एक फिल्म में डायलॉग आया था, ओम शांति ओम में शाहरुख खान ने बोला था, तो निश्चित रूप से उस समय प्रासंगिक भी था और मौके पे भी बोला गया, तो अच्छा लगा उनको भी। एक बार तो पूरा जो बोर्ड था वो स्तब्ध हो गया, 2 सेकंड के लिए एक पॉज जैसी स्थिति हो गई थी। यानी आपने मौके पे चौका लगा दिया था। कह सकते हैं चौका या कह सकते हैं छक्का जैसा भी था। और तो इस तरह की हाजिर जवाबी था, अगर आप ढूंढ सकें कुछ ऐसा कोई पॉइंट ऐसा, तो निश्चित रूप से वो सामने वाले जो बोर्ड है उनको प्रभावित करेगा और आपको अच्छे मार्क कैच करने में निश्चित तौर पे मदद करेगा। अच्छा, युवाओं को इंटरव्यू के दौरान वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, ये संक्षिप्त में थोड़ा बताइएगा। युवाओं की वेशभूषा में यदि पुरुष अभ्यर्थियों के लिए बात करी जाए तो सिंपल सोबर एक शर्ट होनी चाहिए जिसमें हल्का नीला जो आसमानी कलर है उस रंग की शर्ट हो। मैंने सफ़ेद रंग का शर्ट पहना था और गहरे रंग की पैंट प्रेस की हुई हो अच्छे से ड्रेस, एक काले रंग का बेल्ट हो जो सोबर हो, जो ज़्यादा मोटा या क्लिपदार और डिजाइनदार ना हो। जूते जो हैं वो लेदर के हों, अति उत्तम, काले रंग के हों, लेस वाले हों, उस पर भी कोई डिजाइन वगैरह इत्यादि ना हो, आवाज़ ना करते हों, चरमराते ना हो। और एक और बात है, उन कपड़े और ड्रेस को आप 1-2 बार पहन के जरूर ट्रायल कर लें, क्योंकि ऐसा ना हो आप उस दिन पहली बार पहने और असहज महसूस करने के कारण आपका पूरा ध्यान उन कपड़ों में और ड्रेसिंग में रहे और आपका इंटरव्यू प्रभावित हो। तो यही सलाह दूंगा। और बाल, नाखून इत्यादि आप काट के अच्छे से, कई जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, भक्त होते हैं, जैसे अभी सावन चल रहा है तो काफ़ी सारी मोली और रोली और ये पहने हुए हैं, जैसे अभी मैंने भी पहन रखा है। तो कोशिश करें या तो अंदर कॉलर के अंदर छुपी रहे या न्यूनतम मात्रा में हो, ताकि आपकी किसी बायस छवि का प्रदर्शन वहाँ ना हो। आप किसी भी धर्म का पालन करने वाले हों, धार्मिक प्रतीक इत्यादि अंदर छुपा के कॉलर में या जैसे भी हैं वो रखें। और मतलब सिंपल सोबर बन के जाएं और कॉन्फिडेंटली आप बात करें, यही है। इन चीज़ों पे वैसे ये चीज़ें मायने नहीं रखती। सबसे बड़ी बात, आप चाहे कुछ भी पहन के जाएं। मेरे को एक इंसिडेंस याद आ रहा है, प्रेम सुख जी डेलू जो अभी वर्तमान में IPS ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनका इंटरव्यू था अभी RPSC में हमारे साथ ही 2013 RS में। तो वो स्पोर्ट शूज़ पहन के आ गए थे, तो बड़ा मौचक रह जाने वाले हम सब देखते रह गए कि ये भी कोई इंटरव्यू ड्रेस हो सकता है। लेकिन चूंकि वो काफ़ी कॉन्फिडेंट थे, तो ड्रेस आपकी कोई सी भी हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ज़रूरी नहीं कि आप कोई महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन के जाएं, आप पुराने हों लेकिन साफ धुले हुए प्रेस किए हुए अच्छे से हों, इतना ही काफ़ी है। ठीक है गौरव जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस YouTube चैनल में आने के लिए और अपना कीमती समय और अनुभव देने के लिए। थैंक यू वेरी मच। आप सबको शुभकामनाएं।